क्या हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट एक एजेंडा है? तो मेरा पॉइंट क्या वो मैं लास्ट में आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के कुछ पॉइंट्स बताता हूँ आपको, जिसके बाद आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। तो लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाकर पहले उसको देखे पूरी स्टोरी को समझने के लिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हिंडनबर्ग की बात करते हैं। तो हिंडनबर्ग ने जैसा अपने रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने इस रिपोर्ट को बनाने में 2 साल का टाइम लिया है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अडानी ग्रुप का 20,000 करोड़ का एफपीओ आने से ठीक पहले आपने इस रिपोर्ट को क्यों पब्लिश किया? अगर आपने 2 साल तक वाकई में इस रिपोर्ट के ऊपर काम किया तो अगर आप चाहते तो इस रिपोर्ट को एफपीओ आने के बाद भी ला सकते थे, या फिर एफपीओ से काफी पहले भी ला सकते थे। एफपीओ के ठीक पहले इस रिपोर्ट का आना ही अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। एक बहुत ही फेमस बात है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसके बीच में पैर लगा दो, वो नीचे गिर जाएगा। और यही चीज यहाँ पर इंडिया के साथ हो रहा है। इंडिया इस बार G20 को लीड करने वाला है, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब कोई कंट्री आगे बढ़ती है तो उसको रोकने के लिए कितनी कोशिश की जाती है वो हम सबको पता है, और खास करके तब जब वो एक डेवलपिंग कंट्री हो। और यही चीज यहाँ पर इंडिया के साथ हो रहा है। अब आप मेरे से कहोगे कि यहाँ पर इस रिपोर्ट का इंडिया से क्या लेने देना, तो इस चीज का इंडिया से क्या लेने देना मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पिछले कुछ टाइम से इंडिया में शेयर मार्केट का क्रेज चल रहा है। हर कोई शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहता है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, और इंडियन शेयर मार्केट को काफी बैलेंस्ड माना जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद जो नए नए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं उनके ऊपर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। उनके पास अब ट्रस्ट इशू हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पैसा लगाने में काफी सोचेंगे या इवन लगाएंगे भी नहीं, जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट को काफी इंपैक्ट होगा। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से उनके इन्वेस्टर्स के बारे में पूछा है कि उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स कहां से आ रही है, लेकिन खुद हिंडनबर्ग अपने इन्वेस्टर्स के बारे में बताने से मना कर रहा है। हिंडनबर्ग के ऊपर मैंने इतने सारे पॉइंट बताए तो आपको लग रहा हो कि यहाँ पर हिंडनबर्ग गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अडानी ग्रुप सही है। अडानी ग्रुप के ऊपर इससे पहले भी स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप लगे हैं। 2020 में अडानी का शेयर प्राइस 147 रुपए था, जो दिसंबर 2022 तक बढ़ के 4,190 रुपए हो गया, जो कि बहुत ही बड़ा जंप है। और ये वो टाइम था जब कोविड चल रहा था और मार्केट में रिसेशन चल रहा था, तब ये प्राइस का इतना बड़ा जंप आया था। अडानी का जो ग्रोथ हुआ है पिछले 3 सालों में वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। साल 2014 में गौतम अडानी का नेटवर्थ $7 बिलियन था, जो 2019 में बढ़ के $15.7 बिलियन हो गया। लेकिन इसके बाद के नंबर आप देखना, 2020 में नेटवर्थ बढ़ के $59 बिलियन हो गया, और 2021 में $90 बिलियन, और 2022 में तो अडानी वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन थे विद $124 बिलियन नेटवर्थ। यानी कि पिछले 3 सालों में लगभग $110 बिलियन का नेटवर्थ बढ़ा है अडानी का। अडानी जब एयरपोर्ट के मार्केट में है तो कितना कुछ हुआ वो हम सबको पता है। एयरपोर्ट लेने के लिए कितने सारे रूल्स है उनको चेंज किया गया ताकि अडानी को फायदा हो। और इसके बाद जो मुंबई एयरपोर्ट जो कि सबसे ज्यादा फायदे का सौदा होने वाला था, उसको लेने के लिए तो गजब ही हो गया। असल में मुंबई एयरपोर्ट का मेजोरिटी शेयर जेवीके ग्रुप के पास था 50.5%, और इसके बाद 26% एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 13.5% बिडवेस्ट के पास, और 10% एयरपोर्ट कंपनी साउथ अफ्रीका के पास था। मुंबई एयरपोर्ट को लेने के लिए अडानी ने एयरपोर्ट कंपनी साउथ अफ्रीका और बिडवेस्ट को बहुत बड़ा ऑफर दिया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो बिडवेस्ट और एयरपोर्ट कंपनी साउथ अफ्रीका थी, इन दोनों कंपनियों का एक कॉन्ट्रैक्ट था जीवीके ग्रुप के साथ, जिसमें ये दोनों कंपनियां अगर अपने शेयर्स को बेचना चाहें तो सबसे पहले ये अपना शेयर जीवीके ग्रुप को बेचेंगे। अगर वो लेने से मना करते हैं तब ये किसी और को बेच सकते हैं। और जीवीके ग्रुप इन दोनों कंपनियों के शेयर्स को लेने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जीवीके ग्रुप ने पैसों का इंतजाम करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा, क्योंकि जीवीके ग्रुप ने अपने शेयर्स के ऊपर 2150 करोड़ का लोन ले रखा था। और अडानी के ऑफर देने के बाद भी जीवीके ग्रुप अपने शेयर्स को बेचने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इसी वक्त बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जीवीके ग्रुप जब पैसों का इंतजाम कर रहा होता है, उसी टाइम पीरियड में जीवीके ग्रुप के ऊपर सीबीआई की रेड पड़ जाती है, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें बिडवेस्ट और एयरपोर्ट कंपनी साउथ अफ्रीका के शेयर्स को लेने से मना करना पड़ता है। जिसके बाद अडानी ने इन दोनों कंपनियों के शेयर्स को खरीद लिया। जीवीके ग्रुप के ऊपर सीबीआई की रेड पड़ने की वजह से उन्हें भी अपने शेयर्स को बेचना पड़ा, और उन्हें भी अडानी नहीं खरीदा। और 74% शेयर के साथ अडानी ग्रुप मुंबई एयरपोर्ट का मालिक बन गया। अब आप खुद सोचो कि अचानक से कैसे अडानी ग्रुप के शेयर्स की प्राइस बढ़ने लगी। जो अडानी का नेटवर्थ 2014 से 2019 के बीच में सिर्फ डबल हुआ था, वो 2019 से 2022 के बीच में अचानक इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया। अडानी के इंटरेस्ट के बाद एयरपोर्ट एक्वायर करने के रूल्स भी पता नहीं कैसे बदल गए। मुंबई एयरपोर्ट और अडानी के बीच में रुकावट बन रहे जीवीके ग्रुप के ऊपर अचानक से सीबीआई की रेड पड़ जाती है। ये कुछ ज्यादा ही अचानक नहीं हो जा रहा है कि अडानी ग्रुप जो कुछ भी करना चाह रहा हो सडनली सारी चीजें उनके फेवर में होने लगती हैं। अब लास्ट में कंक्लूजन की बात करें कि क्या ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक एजेंडा है, तो इसका जवाब काफी मिक्स होगा, क्योंकि जो हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाया अडानी ग्रुप के ऊपर, वो सारे एलिगेशंस अडानी ग्रुप के ऊपर पहले भी लगे हैं। लेकिन इस पर डिफरेंस बस इतना है कि इंटरनेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसका भी एक्सपोजर मिल रहा है इसको, जिसकी वजह से इस रिपोर्ट का इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ इस रिपोर्ट की टाइमिंग के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इंडिया इस बार G20 को लीड करने वाला है। और आप मानो या ना मानो, अगर देश के सबसे अमीर आदमी के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं तो उसमें उस देश का नाम भी आता है।